हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे वी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो आपकी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 के कट ऑफ से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो अभी तक मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कट ऑफ से रिलेटेड, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस था उसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उसे भी देख लेना। उसमें मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो अभी आपके आगे काउंसलिंग में काम आने वाली हैं। ठीक है, और अभी जो है इसके आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर और इस ईयर का कंपैरिजन करूंगा कि कट ऑफ में कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, तो अभी जो ये वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस साल का जो कट ऑफ रैंक है, यानी कि आपको पता है आप सभी के जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपने अपना रोल नंबर सर्च किया होगा एंड आपको जो देखने को मिला है वो आपके मार्क्स देखने को मिले आपको, और आपकी ऑल इंडिया रैंक मिली या ओवरऑल रैंक मिली। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इस बार जो है पर्टिकुलर किसी भी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रैंक जाएगी, यानी कि ऐसी एक रैंक जहां तक आपको कंफर्म सीट मिलेगी एम्स कॉलेज में। अब ये मैं बता नहीं सकता कि एम्स जो कॉलेज है वो आपको कौन सा वाला मिलेगा, क्योंकि देखो ये बेसिकली डिपेंड करता है हर एक कैंडिडेट के ऊपर कि वो अपनी चॉइस फिलिंग किस तरीके से करता है। अगर चॉइस फिलिंग करने का सबका जो है जो क्राइटेरिया वो एक जैसा होता कि मान लो फर्स्ट नंबर पे एम्स दिल्ली सेलेक्ट कर रहे हो, सेकंड पे जोधपुर कर रहे हो, थर्ड पे भोपाल कर रहे हो, तो अगर सबका एक जैसा होता तो वो कंक्लूड करना इजी होता कि किसको कौन सा एम्स मिलेगा। लेकिन क्या है कि सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कोई फर्स्ट नंबर पे एम्स दिल्ली रखेगा, कोई फर्स्ट नंबर पे एम्स जोधपुर रखेगा, तो उसकी वजह से ये कंक्लूड करना बहुत ज्यादा टफ है या इम्पॉसिबल है कि किसको कौन सा एम्स मिलेगा। लेकिन मैं ये कंक्लूजन जरूर निकाल दूंगा इस वीडियो के एंड तक कि आपको जो है कितनी पर्टिकुलर ऑल इंडिया रैंक तक जो है कंफर्म सीट मिलने वाली है किसी भी एम्स कॉलेज में। मतलब वो कोई भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है मतलब स्टूडेंट्स जो भी अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं उसके बेसिस पे, खुद की और बाकी जितने भी अदर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो सो दैट कि कंफर्म आपको पता लग पाए कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी जा रही है और आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये मैं आपको मिनिमम कट ऑफ बताने वाला हूं कि इतनी तक अगर आपकी रैंक है तो आपको कंफर्म सीट मिलेगी। लेकिन अगर इससे ऊपर जाती है तब भी आपको सीट मिल सकती है, लेकिन वो कितना ऊपर जाएगी वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों ने अपनी काउंसलिंग को छोड़ा और कितने बच्चों ने जो है लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस को सिलेक्ट करा, जिस वजह से उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी कट ऑफ वाली वो जरूर देखना, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो उसमें मैंने जैसे FCNA बताया था, NRNP बताया था। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मान लो सपोज बहुत सारे उसमें नीट वाले कैंडिडेट्स होते हैं जो हो सकता है कि इस साल ड्रॉप ले रहे हैं तो उनका प्लान कैंसिल हो जाता है बीएससी नर्सिंग करने का। या ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका नीट का स्कोर इस बार काफी अच्छा है लेकिन उन्होंने बीएससी नर्सिंग ये एम्स का भी एग्जाम दिया होता है एज अ बैकअप प्लान, तो उन्हें पता होता है कि कंफर्म मुझे MBBS सीट मिलने वाली है, तो वो नहीं करवाते फिर एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग। तो इस वजह से वो कट ऑफ रैंक जो है ऊपर जाती रहती है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था पिछले साल का जो केस था उसमें क्या था, जो मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी सेफ जोन की कट ऑफ की वो लगभग आपकी थी जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ मैंने जो बताई थी ऑल इंडिया रैंक की, आपकी अगर रैंक अराउंड 366 तक रहेगी तो उस केस में जो है आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ था कि जनरल कैटेगरी से एक्चुअली में जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी वो लगभग गई थी आपकी 900 रैंक तक। ठीक है, तो डिफरेंस काफी आ सकता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो एग्जैक्टली ये बताऊंगा ऐसा केस कि मान लो इस पीडीएफ के अंदर जितने भी रोल नंबर हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, रैंक 1 से लेके रैंक आखिरी तक लास्ट तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो सारे के सारे काउंसलिंग में आ जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए तो आपको कितनी रैंक तक अपनी कैटेगरी में कंफर्म सीट मिलने वाली है। तो ये हमारा मेन गोल रहने वाला है। तो ये एकदम आइडियल केस है। ठीक है, कि इतने रैंक तक तो आपको कंफर्म सीट मिलेगी। उसके ऊपर भी अगर आपकी रैंक जाती है तब भी आपके चांसेस हैं, लेकिन कहां तक चांसेस हैं ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। ठीक है,
तो अभी मैं बताता हूं कि सीट एलोकेशन का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है, पहले उसको समझ लो, फिर मैं बताऊंगा कि उसको मैंने कैलकुलेट कैसे किया है, सो दैट कि आप चाहो तो खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। ठीक है, तो पहली चीज मैं बता दूं, सपोज मान लो कि हमारे पास जनरल कैटेगरी की 100 सीट्स हैं। अभी हम खाली मानकर चल रहे हैं, अभी एक्चुअल जो डेटा है उसके ऊपर बाद में आएंगे। तो मान लो कि 100 सीटें हमारे पास यूआर कैटेगरी की हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी की हैं। उसके बाद मान लो कि हमारे पास 30 सीट्स हैं ओबीसी कैटेगरी की, 20 सीट्स हैं एससी कैटेगरी की, 20 सीट्स हैं एसटी कैटेगरी की और 20 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस की। इस तरीके का हम लोग एक हाइपोथेटिकल केस मानकर चलते हैं। तो उस केस में जो सीट एलोकेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा? तो सबसे पहले क्या होता है, जो सीट एलोकेशन होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए होता है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं उनको सबसे पहले भरा जाता है। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो? मान लो कि सपोज हमारी ट्रेन है, ठीक है, तो उसमें ट्रेन में क्या होता है, जनरल कंपार्टमेंट होता है, आपने सभी ने देखा होगा, जिसे हम अनरिजर्व बोलते हैं, जिसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। आपने सिंपल एक जनरल टिकट लिया और आप उस जनरल कोच में चढ़ जाओ, और उस जनरल कोच में कोई भी चढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचकर चलो। लेकिन क्या है कि ट्रेन में हमारी बाकी कोचेस भी होते हैं, लाइक स्लीपर होता है, 3 AC होता है, सेकंड AC होता है, फिर फर्स्ट AC होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है ना। तो यहां पर भी सेम केस है, मतलब यहां पर जनरल कोच है या जनरल कैटेगरी है, जिसमें आकर जिसने एंट्रेंस एग्जाम दिया वो उस कोच में आके चढ़ सकता है, कोई भी, उसके कितने भी मार्क्स हो। ठीक है, वो उस कोच में चढ़ने के लिए एलिजिबल है। लेकिन क्या है, जैसे 3rd AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC कोचेस होते हैं, स्लीपर कोचेस होते हैं ट्रेन में, उसी तरीके से हमारा कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है। ठीक है, तो क्या है, अगर आपके पास 3 AC का टिकट है तो आप 3 AC वाले कोच में ही चढ़ोगे, या फिर अगर आपके पास फर्स्ट AC का टिकट है तो आप फर्स्ट AC वाले कोच में ही चढ़ोगे। आप जनरल में भी जा सकते हो। देखो ट्रेन में क्या होता है, अगर मान लो आपके पास फर्स्ट AC का टिकट है तो आप जनरल कोच में भी जा सकते हो और साथ साथ अपने फर्स्ट AC में भी जा सकते हो, लेकिन सेकंड AC, थर्ड AC में नहीं जा सकते, स्लीपर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर पहले ही सभी लोगों जिन्होंने उसकी टिकट ली है वो ऑलरेडी वहां पर बैठे होंगे, तो आपके लिए सीट खाली नहीं होगी। तो जनरल कैटेगरी में कोई भी जा सकता है, और बाकी आपने जिसकी टिकट ली थी, जिस कोच की टिकट ली थी, आप उसमें जा सकते हो। तो सेम केस गोज विद हियर। तो यहां पर भी क्या सेम चीज है, मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी से हो तो आप जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, जनरल कैटेगरी में सीट ले सकते हो। लेकिन मान लो अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो जो ईडब्ल्यूएस की सीट्स है उसके ऊपर जो राइट रहता है वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स का रहेगा। अगर कोई ओबीसी की सीट है रिजर्व तो उसके ऊपर सिर्फ ओबीसी का राइट रहेगा, या फिर अगर एससी एसटी की बात करें तो अगर उनकी रिजर्व सीट्स है तो उनका पर्टिकुलर जो भी कैटेगरी है उन्हीं कैंडिडेट्स का जो है उसके ऊपर राइट रहेगा, बाकी अदर कोई कैंडिडेट उसकी सीट नहीं ले सकता। लेकिन जनरल कैटेगरी की सीट सभी ले सकता है। तो जैसे मैंने अभी एक हाइपोथेटिकल केस बताया कि 100 सीट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 100 सीट्स किसकी है, जनरल कैटेगरी के। तो जनरल कैटेगरी में क्या है, सबसे पहले 100 सीट्स वो फिल की जाएंगी। कैसे फिल होंगी, मान लो कि ये सबकी ओवरऑल रैंक दी है, अब ओवरऑल रैंक 1 है, 2 है। अब यहां पर आप देख सकते हो ओवरऑल रैंक 3 पर जो कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी का है, 4th नंबर पे भी ओबीसी कैटेगरी है, 5th नंबर पे भी ओबीसी कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद और नीचे आ जाओ, रैंक नंबर 12 देखोगे, ओवरऑल रैंक 12, तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पर जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके पास कैटेगरी लेने का बेनिफिट भी है, लेकिन अगर उनकी रैंक अच्छी है, जैसे मैंने बोला पहले जो सीटें फुल होंगी वो आपकी जनरल कैटेगरी से होंगी। तो मैंने जब ये बोला कि मान लो अगर आपके पास 100 जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं तो टॉप 100 रैंकर जो हैं वो सीट जाकर ले लेंगे। तो यहां पर मान लो ये रैंक 100 देख रहे हो जहां पर 77.33 मार्क्स लिखे, तो यहां तक जो है आपकी जनरल कैटेगरी की सीट्स फिल हो जाएंगी। अब इसमें एससी वाला कैंडिडेट आए, एसटी वाला कैंडिडेट आए, ओबीसी वाला आए, ईडब्ल्यूएस आए, कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ता। अगर वो टॉप 100 में आ रहा है
तो वो जनरल कैटेगरी की सीट ले सकता है। तो उसमें जनरल कैटेगरी का भी ले सकता है, ओबीसी का भी ले सकता है, एससी का भी ले सकता है, एसटी का भी ले सकता है और ईडब्ल्यूएस का भी ले सकता है। कोई भी कैंडिडेट आके जनरल कैटेगरी की सीट ले सकता है। अब 100 रैंक के बाद क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि 20 जो है सीट्स वो है आपकी मान लो ओबीसी की, ठीक है। तो इस 100 रैंक के बाद जो है जो ओबीसी 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 दिख रहे हैं इसमें सिर्फ वो आप 20 काउंट कर सकते हो, क्योंकि ओबीसी की फिर सीट्स जो हैं वो सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के पास ही जाएंगी, वो किसी और के पास नहीं जा सकती। तो 100 के बाद आप देखोगे 101 पे ओबीसी नंबर 1 है, उसके बाद 103 रैंक पर जो है ओबीसी नंबर 2 है। तो इस तरीके से आप ओबीसी काउंट करते जाओगे और 20 ओबीसी जहां तक आपको मिल जाएंगे, इसका मतलब है कि ओबीसी की कट ऑफ रैंक वहां तक जाने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के केस में होगा, इसी तरीके से एससी के केस में होगा, इसी तरीके से एसटी के केस में होगा। पहले क्या होता है, जनरल कैटेगरी से जितनी सीट्स देनी होती है वो दे देते हैं और उसके बाद हमारा कैटेगरी वाला जो सिस्टम है वो चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्चुअल डेटा के ऊपर, जो कि इस साल की टोटल सीट्स वगैरह है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो टोटल जो सीट्स हैं इस बार की 996 हैं, ठीक है। इस बार क्या है, मतलब पिछली बार जो सीट्स थी टोटल वो 966 थी, तो इस बार क्या है 30 सीट्स और ऐड की गई हैं आपकी, ठीक है। और उसमें से जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर की जो सीट्स है वो 390 हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो सीट्स है वो 256 हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सीट्स है वो है टोटल 91, एससी कैटेगरी की जो टोटल सीट्स है वो है 142 और एसटी कैटेगरी की जो टोटल सीट्स हैं इस बार वो है 74। अब जब आप इन सभी को जोड़ोगे यानी कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो ये टोटल करने पर आपका 996 नहीं आएगा, क्योंकि कुछ सीट्स जो है हर कैटेगरी के पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी में रखी गई है, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कोटा जो है वो हर कैटेगरी के लिए रखा गया है। अगर मान लो जनरल कैटेगरी है तो उसके अंदर पीडब्ल्यूबीडी की कुछ सीट्स रखी गई हैं, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसके अंदर पीडब्ल्यूबीडी कोटा की कुछ सीट्स रखी गई हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ सीटें जो हैं वो पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी के यहाँ पर रखी गई हैं, तो उन सीट को मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा। और जो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका पीडीएफ में रोल नंबर दिया गया है और वो उसके पास पीडब्ल्यूबीडी कोटा है, तो उन सभी को कंफर्म सीट मिल जाएगी किसी भी एम्स में, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं पीडब्ल्यूबीडी कोटा को जो बिलोंग करते हैं वो कम है और जो पीडब्ल्यूबीडी कोटा की सीट्स हैं टोटल वो ज्यादा हैं, तो हर किसी को सीट मिल जाएगी अगर किसी ने मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो एग्जाम में लाकर रख दिए हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका कि जनरल कैटेगरी के 50% होने चाहिए मार्क्स और ओबीसी डब्ल्यूएस के 45 होने चाहिए, तो उसी तरीके से आपकी कैटेगरी में अगर वो वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, या अगर इजी वे में बोलो कि अगर पीडीएफ में आपका रोल नंबर है और आपके पास पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी है तो आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देखो जैसे मैंने यहां पर बोला कि जनरल कैटेगरी की 390 सीट्स है, इसका मतलब है कि पहले जो है 390 रैंक तक सभी को सीट दी जाएगी, भले ही वो जनरल कैटेगरी हो, उसमें ओबीसी आ जाए, ईडब्ल्यूएस आ जाए, एससी आ जाए, एसटी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल कैटेगरी की सीट कोई भी ले सकता है। तो अब हम चलते हैं 390 रैंक के ऊपर, ठीक है। तो ये यहां पर आप देख सकते हो ओवरऑल रैंक 390 जो लिखा है यहां पर सेकंड नंबर पे, ठीक है, सेकंड रो में जो यहां पर लिखा हुआ है, जहां पर आपके मार्क्स हैं लगभग 71, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सेफ जोन जो है वो आपका 71 मार्क्स है, जहां तक आपको कंफर्म सीट अलॉट होगी किसी भी एम्स के अंदर, ठीक है। और जबकि पिछले साल का जो एक्सपेक्टेशन था उसके बेसिस पे मैंने इस बार बताया था कि अगर इस बार आपके 60 प्लस होंगे जनरल कैटेगरी में तो आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन इस बार जो है जो हमें यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, ठीक है। तो ये आइडियल है, मैंने पहले ही बोल दिया आइडियल केस है। आइडियल केस का मतलब ये कि जब सभी के सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 390 रैंक तक आपको कंफर्म सीट अलॉट होगी एम्स के अंदर। अब ये जो 390 रैंक है ये ऊपर कितना भी शिफ्ट हो सकती है, ये 600 पे भी जा सकती है, ये 700 पे भी जा सकती है, ये 900 पे भी जा सकती है, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ है, ठीक है। तो फिर भी ये मानकर चलो 71 मार्क्स ये हैं। अगर पिछले साल का जो वो है डेटा
उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है मैंने पहले ही बोला काउंसलिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो वाली वीडियो देखोगे जिसका मैंने लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया है, तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि वो क्यों छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर 390 से हम चलते हैं, मान लो कि 700 रैंक तक भी चलते हैं, ठीक है, 700 रैंक तक भी अगर हम चलते हैं कि मान लो कि ये 390 रैंक जो है 700 रैंक तक अगर जाती है, तो यहां पर भी आपकी जो मार्क्स है वो 67.33 है। या मान लो हम पिछले साल के अकॉर्डिंग 900 रैंक तक चले जाते हैं, तो वहां तक भी मार्क्स देख लेते हैं, तो 900 रैंक पर भी आपके 65.667 मार्क्स हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग भी देखें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इस बार जो है वो लगभग 65.667 तक जा सकती है, अगर पिछले साल जैसा ही हाल रहता है। और अगर आइडियल केस रहता है तो आइडियल केस में जो आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए वो लगभग 71 मार्क्स रहेगी, ठीक है, और ये एक्चुअली में ट्रूथ है। तो इस चीज को आप समझ लो, कट ऑफ इस बार काफी ऊपर है। तो जनरल कैटेगरी की मैंने बता दी टोटल 390 सीट्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग ओवरऑल रैंक जो है उनकी 390 जाने वाली है। अब यहां तक जो है वो आपकी सीट्स फिल हो गई और इसमें मैंने बोला कोई भी कैटेगरी की जो कैंडिडेट है वो सीट ले सकता है। अब क्या है, मान लो ओबीसी की हमारे पास 256 सीट्स है, तो क्या होगा 390 तक तो सीट्स जो है वो फिल हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, 390 रैंक तक आप आ गए, इसके बाद आप क्या करोगे, ओबीसी के कैंडिडेट्स गिनोगे कितने, 256 तक, ठीक है। तो आपको जो फाइनल कैंडिडेट मिलेगा 256 वाला ओबीसी का कैंडिडेट जो 390 रैंक के ऊपर होगा, तो वहां तक जो है ओबीसी के कैंडिडेट को कंफर्म सीट मिलेगी। इस तरीके से आपको जो है यहां पर काउंट करना होगा। तो मैंने सब कुछ पहले से ऑलरेडी काउंट किया हुआ है। तो ओबीसी की अगर आप बात करो, ठीक है, तो 885 ये आपकी ओवरऑल रैंक रहेगी जहां तक ओबीसी की कैटेगरी को कंफर्म सीट मिलेगी, यानी कि ये है आपका सेफ जोन। अब ये ऊपर कितनी भी जा सकती है, मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। तो क्या है, 390 के बाद जितने भी आपको ये कैटेगरी दिख रही है इसमें आप ओबीसी वाले कैंडिडेट काउंट करते रहोगे, और जितनी मैंने बोला भी 256 है, जितनी भी सीट्स हैं तो काउंट करोगे आप 256 ओबीसी कैंडिडेट्स, ठीक है। ये करते जाओगे और जहां पर जाके आप रुक जाओगे वही आपकी क्या होगी, कट ऑफ रैंक होगी ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो मैंने अभी बोला कितना है, 885। तो 885 पे आप देख लो कितने मार्क्स हैं, ये देख सकते हो, ठीक है। तो 885 जो आपकी ओवरऑल रैंक है, यहां पर ओबीसी कैंडिडेट है और यह लास्ट ओबीसी कैंडिडेट है जिसको आइडियल केस में कंफर्म सीट मिलेगी, सेफ जोन में रहेगा। तो यहां पर जो टोटल मार्क्स हैं इस कैंडिडेट के वो हैं 65.667। अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली 65.667 वाला कैंडिडेट सेफ है, क्योंकि 65.66 वाले और भी इतने सारे कैंडिडेट्स हैं इस कैंडिडेट के नीचे जो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो अगर सेफ मार्क्स बोले जाएं तो 66 मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, जिसको इस बार एम्स कॉलेज अलॉट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 65.66 वाले और भी नीचे कैंडिडेट्स हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 65.667 वाले सभी कैंडिडेट सेफ हैं, लेकिन हाँ 66 जिसके होंगे वो कैंडिडेट 100% सेफ है ओबीसी कैटेगरी से, जिसको कंफर्म सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है मान लो कि ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के केस में भी क्या होगा, 1150 ये मैंने कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक निकाली है। तो क्या है कि 390 के बाद जब आप नीचे जाओगे, 390 के बाद आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट काउंट करते रहोगे, तो ईडब्ल्यूएस के जो टोटल कैंडिडेट है वो यहाँ पर देख लो कितने, 91 है। तो 91 आप जब काउंट करते जाओगे तो 91 जो कैंडिडेट होगा ईडब्ल्यूएस में 390 रैंक के बाद, तो वो आपकी जो रैंक आएगी वो आएगी 1150। अब 1150 पे आप मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो कितने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो 1150 पे जो मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के वो है 63.667, ठीक है। अब उसके नीचे भी आप देखो 63.667 वाले और भी कैंडिडेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि 63.667 भी आपका सेफ जोन नहीं है, बल्कि 64 मार्क्स अगर आपके होंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो इसका मतलब है कि 100% आपको कोई भी सीट यहां पर एम्स में अलॉट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। 64 वाले यहां पर कंप्लीटली सेफ हैं। बाकी रैंक मैंने बता दी 1150 रैंक तक कंफर्म सीट मिल जाएगी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एससी कैटेगरी। तो
तो एससी कैटेगरी की जो टोटल सीट्स हैं वो है 142। तो 390 रैंक तक जब आप जाओगे उसके बाद 142 आपको एससी के कैंडिडेट्स काउंट करने हैं, और वो जब आप काउंट करोगे तो 142 जो कैंडिडेट है उसकी जो रैंक आपको मिलेगी वो 3012 मिलेगी, 3012। तो 3012 पे मैं आपको दिखा देता हूं कितने मार्क्स हैं। ठीक है, 3012 पर हम लोग चलते हैं। तो ये है 24, और थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम आ गए 3012। तो 3012 पर आप देख सकते हो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट आपको दिख रहा है, और यहां पर जो मार्क्स हैं इसके वो है 54.333। ठीक है, यानी कि 54.33 मार्क्स भी हम जो है इसकी कट ऑफ नहीं मान सकते, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बाद जो 3012 रैंक पे उसके नीचे भी काफी सारे 54.33 वाले कैंडिडेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि 54.667 अगर किसी के मार्क्स हैं और उससे ऊपर है तो इसका मतलब उसको कंफर्म सीट मिलने वाली है। बाकी रैंक की अगर बात करें, अगर आपकी 3012 रैंक तक आ रही है एससी कैटेगरी में तो इसका मतलब है आप कंप्लीटली सेफ हो, आपको जो है एम्स कॉलेज मिल जाएगा। अब इससे ऊपर भी जा सकती, कितनी जाएगी वो हम कुछ भी नहीं बता सकते। एसटी कैटेगरी की बात कर लें तो एसटी कैटेगरी के लिए जो सीट्स रिजर्व रखी गई है वो है 74। तो 390 के बाद आप एसटी कैटेगरी काउंट करोगे और 74 काउंट करोगे। ठीक है, मतलब 74 एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट काउंट करोगे तो आपको जो रैंक मिलेगी वो मिलेगी 7009। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स वैसे ही काफी कम है यहाँ पर, इसलिए इनकी जो कट ऑफ रैंक है वो काफी जो है लो गई है। ठीक है, लो मतलब मार्क्स उनके कम गए हैं। तो 7009 रैंक पर हम लोग चलते हैं एक बार। ठीक है, तो 7009 यहां पर कहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये रहा 7009 रैंक आप यहां पर देख रहे हो राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कैटेगरी आप एसटी देख सकते हो। तो यहां पर जो मार्क्स है इस कैंडिडेट के वो है 42.667। अब 42.667 और भी नीचे कैंडिडेट्स हैं एसटी कैटेगरी में जिनके मार्क्स हैं। तो मार्क्स की अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी से तो इससे ऊपर हमको चलना पड़ेगा, यानी कि 43 चलना पड़ेगा। तो 43 मार्क्स की अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है, अगर उसके 43 मार्क्स हैं यानी कि उसको कंफर्म सीट अलॉट हो जाएगी एम्स में, या फिर अगर उसकी रैंक 7009 तक है एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की तो उसको कंफर्म सीट अलॉट होगी एम्स कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो ये जो था पूरा एनालिसिस था आपकी कट ऑफ रैंक के ऊपर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। तो अगर आपकी कैटेगरी यहां पर देख लो, उस कैटेगरी के आगे मैंने ओवरऑल रैंक लिखी है। अगर उस ओवरऑल रैंक के अंदर अंदर आपकी रैंक आ रही है या वहां तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि आपको कंफर्म सीट अलॉट हो जाएगी एम्स कॉलेज में। अब इससे ऊपर कितनी भी जा सकती है, मैं कई बार बोल चुका हूं इस चीज को, तो ऐसा नहीं कि इतनी ही जाएगी, लेकिन हाँ इससे कम नहीं जाएगी, इससे ऊपर ही रैंक जाएगी। ठीक है, इससे कम रैंक नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लगभग कितने मार्क्स या कितने रैंक तक जो है मुझे कंफर्म सीट मिल सकती है एम्स कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो इस डेटा के बेसिस पे हम बस इतना ही कंक्लूड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो आई होप दिस डेटा या जो एनालिसिस है इसने आपको काफी ज्यादा हेल्प किया होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियोस के रिगार्डिंग अपलोड करूंगा, जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। और बाकी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।